मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने जीव विज्ञान शिक्षण विषय का अध्ययन कर रहे थे। पीछे वाले वीडियो के अंदर अपने इसके अंदर जो जीव विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में डिस्कस किया था, उसके कुछ पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए थे। तो उसी के अंदर अपने आज जो है जीव विज्ञान प्रयोगशाला का ही जो टॉपिक चल रहा है अपने, उसका अगला जो पॉइंट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज अपना प्रकरण तो वही है जीव विज्ञान प्रयोगशाला। इसके अंदर अपना जो टॉपिक है प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था हेतु निर्देशन, फिर अपने पढ़ेंगे सामान्य दुर्घटनाएं एवं प्राथमिक उपचार। तो पहले अपने इसका डिस्कस करते हैं कि प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था और हेतु निर्देशन। मतलब शिक्षक जब बच्चों को प्रायोगिक कार्य करवाएगा कक्ष के अंदर, उनको उसके बारे में थोड़ा बताया जाएगा। पहले प्रयोगशाला के अंदर प्रयोगात्मक कार्य कराने के लिए बच्चों को जब ले जाएगा शिक्षक, तो पहले कक्ष में कुछ उनको दिशा निर्देश देगा उस प्रयोगात्मक कार्य से संबंधित जो उसने आज करवाना है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रयोग हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन जो होती है वो भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कुछ इंस्ट्रक्शन सामान्य भी होती है प्रयोगशाला के अंदर जो सभी प्रैक्टिकल के फॉलो करनी है बच्चों को, कुछ इंस्ट्रक्शन अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब भी शिक्षक बच्चों को प्रयोगशाला के अंदर लेके जाएगा तो जो भी दिशा निर्देश उनको देगा प्रयोगात्मक कार्य करने से संबंधित, उसके बारे में अपने को डिस्कस करनी है। तो इसमें एक तो निर्देशन के अंदर ये आ जाता है कि बच्चों को प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए जब लेके जाना है प्रयोगशाला के अंदर, तो उनको उससे संबंधित दिशा निर्देश देने हैं कि वहाँ पर जाने के बाद उनको एक तो अनुशासन का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अनुशासन के अंदर रह करके प्रयोगात्मक कार्य करना है। ठीक है, आपस में ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। जिस प्रकार से शिक्षक ग्रुप निर्धारित करेगा बच्चों के, उनको उसी अपने ग्रुप के अंदर ही रह करके प्रयोगात्मक कार्य करना होता है। यह दिशा निर्देश शिक्षक बच्चों को पूर्व में ही दे सकता है। फिर उसके अंदर जो प्रयोगशाला के अंदर जाने के बाद जो उसमें टोंटियाँ वगैरह लगी होती हैं गैस की या पानी की, उनको आवश्यकतानुसार उपयोग करना है, अनावश्यक उनका उपयोग नहीं करना है। यह दिशा निर्देश भी शिक्षक बच्चों को प्रयोगशाला कार्य के दौरान या उससे पहले भी दे सकता है। इसके अलावा प्रयोग में आने वाले जो उपकरण होंगे जिससे प्रयोगात्मक कार्य किया जाएगा, उनके बारे में भी शिक्षक बच्चों को पूर्व में उनकी पूर्ण जानकारी दे देगा। क्योंकि जो भी प्रयोग बच्चों ने करने हैं उसके अंदर जो उपकरण काम में आने वाले हैं, उपयोग में होने वाले हैं, अगर बच्चों को उनकी पूर्ण जानकारी होगी तो बच्चे उस कार्य को अच्छे से संपन्न कर पाएंगे। तो इसलिए उपयोग में आने वाले उपकरणों की भी पूर्ण जानकारी जो है शिक्षक बच्चों को पूर्व में ही दे देगा। इसके अलावा प्रयोगात्मक कार्य करते समय, क्योंकि ज़्यादातर उपकरण कांच के होते हैं प्रयोगात्मक कार्य वाले, अगर उनमें से कोई उपकरण टूट जाता है या कांच की कोई वस्तु टूट जाती है तो उस टूटी हुई कांच की वस्तु को अनावश्यक रूप से नहीं फेंकना चाहिए। निर्धारित जो डस्टबिन है या जो जगह निर्धारित की हुई है कांच डालने की बॉक्स है जो, उसी के अंदर उसको डालना चाहिए। अनावश्यक रूप से कांच को बिखरा हुआ नहीं रहने देना चाहिए या नहीं फेंकना चाहिए। अगर ऐसा अपने करते हैं तो उससे किसी बच्चे के वो कांच लगने से कोई दुर्घटना किसी प्रकार की हो सकती है। फिर उसके अंदर बच्चों को यह दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए कि जो भी प्रयोगात्मक कार्य किया जाएगा सभी बच्चे उसका अपने नोटबुक के अंदर लिखित के अंदर रिकॉर्ड रखेंगे, डाटा रखेंगे। पहले वो जो है अपनी प्रयोगात्मक कार्य के दौरान जो उनकी नोटबुक होगी रफ कार्य के लिए, उसके अंदर वो उसको नोट करेंगे, उनकी जो भी रीडिंग आएगी या जो भी प्रेक्षण होंगे, ऑब्जर्वेशन होंगे, रिजल्ट होगा, फिर उसको अपनी जो प्रैक्टिकल वर्क की फेयर बुक है उसके अंदर उसको नोट करेंगे। यह दिशा निर्देश भी शिक्षक बच्चों को प्रयोगात्मक कार्य करने से पूर्व दे सकता है। कार्य प्रारंभ करने से पहले जो भी दिशा निर्देश शिक्षक बच्चों को देगा और उसके बाद बच्चे उस प्रयोगात्मक कार्य को करेंगे। प्रयोगात्मक कार्य के दौरान शिक्षक बीच बीच में भी दिशा निर्देश बच्चों को देता रहेगा, क्योंकि बच्चों को प्रयोगात्मक कार्य करते समय शिक्षक की जो है सहायता की जरूरत पड़ सकती है। तो शिक्षक बीच बीच में भी उनका मार्गदर्शन करता रहेगा, उनको जो है दिशा निर्देश देता रहेगा ताकि प्रयोगात्मक कार्य में किसी प्रकार की बच्चों को समस्या नहीं आए। फिर प्रयोगात्मक कार्य करते समय बच्चों को जो उपकरण दिए जाएंगे अलग अलग ग्रुप के हिसाब से, तो किसी भी बच्चे ने किसी दूसरे ग्रुप के बच्चे का उपकरण नहीं लेना है। कहने का मतलब उपकरण की चोरी नहीं करनी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, खुद का उपकरण टूट जाता है तो दूसरे बच्चे का उपकरण जो है उसको चुरा लेते हैं। तो इसके लिए दिशा निर्देश दिए जा सकता है बच्चों को कि आपने ये जो है बुरी आदत इसको नहीं बनाने, अपने जो उपकरण दिए गए आपको प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए उन्हीं उपकरणों का प्रयोग करना है, दूसरे बच्चे के उपकरणों से प्रयोग
नहीं करना है। फिर इसके बाद अगर प्रयोगात्मक कार्य करते समय किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, अगर कोई रीडिंग नहीं आ रही है, कोई परीक्षण नहीं आ रहा है, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है प्रयोग का, तो शिक्षक का मार्गदर्शन लेना चाहिए, शिक्षक से सहायता प्राप्त करनी चाहिए, आपस में दूसरे बच्चों के साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए। प्रयोगात्मक कार्य करते समय अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो तुरंत शिक्षक को सूचित करना है। यह दिशा निर्देश भी बच्चों को दिए जाने चाहिए कि अगर कोई दुर्घटना आ जाती है, किसी प्रकार के बीच में कोई समस्या पैदा हो जाती है, इसकी जानकारी तुरंत जो बच्चा है वो शिक्षक को देगा, ताकि उस दुर्घटना या उस समस्या से जो है छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा अगर कोई बच्चों को शंका लग रही है, किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, तो इसके लिए वो अपने साथ वाले ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनसे डिस्कस ना करके शिक्षक की उनको सहायता लेनी चाहिए, सहायता प्राप्त करनी चाहिए। प्रयोग से संबंधित जो अध्ययन है उसको अपने जो भी नोटबुक में उन्होंने नोट किया है उसको घर जाके दोबारा से अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। फिर उसको फेयर कॉपी के अंदर नोट करना चाहिए और अगले दिन शिक्षक जो है उसको वो चेक भी कराना चाहिए। तो ये भी दिशा निर्देश जो है उसके अंदर बच्चों को दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अपने नॉर्मल बातें जो अपने पहले भी डिस्कस कर ली हैं, प्रयोगशाला के अंदर अनुशासन में रहना है, ठीक है, शरारत नहीं करनी है, और जो भी कार्य उनको दिया गया उसको पूर्ण रूप से रिजल्ट उसका निकाल के शिक्षक से उसको जांच भी करवाना है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है शिक्षक बच्चों को प्रयोगात्मक कार्य करने से पूर्व या प्रयोगात्मक कार्य करने के दौरान दे सकता है। ये तो इंस्ट्रक्शन थे, इससे दिशा निर्देश थे प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए। अब है अपने पास सामान्य दुर्घटनाएं एवं प्राथमिक उपचार। मतलब जब बच्चे प्रयोगात्मक कार्य करते हैं प्रयोगशाला के अंदर तो कुछ दुर्घटनाएं सामान्य प्रकार की हो सकती हैं, फिर उनका प्राथमिक उपचार कैसे किया जाना है। तो अपने इसमें डिस्कस करेंगे कि दुर्घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं प्रयोगात्मक कार्य करते समय और उनके लिए प्राथमिक उपचार क्या किया जाएगा। प्राथमिक उपचार के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया था कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना होने के तुरंत बाद ऑन स्पॉट वहीं पे जो उपचार किया जाता है, जो व्यवस्था की जाती है पेशेंट के लिए, वो प्राथमिक उपचार कहलाता है। तो इसके लिए प्राथमिक उपचार पेटी का जो है उसकी भी व्यवस्था प्रयोगशाला के अंदर होती है और होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटी का जो है वो हर प्रयोगशाला के अंदर उपलब्ध होती है, तो जिसकी सहायता से उसका प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। अब अपने एक एक करके इसका बढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं कि प्राथमिक उपचार के लिए कौन सी दुर्घटनाएं होंगी, कौन सा प्राथमिक उपचार करना है। तो इसमें ये अपने पास सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है आग लगना, ठीक है। आग लगने के अंदर कई बार क्या है कि प्रैक्टिकल कार्य जब बच्चे करते हैं, जैसे केमिस्ट्री के अंदर रसायन वगैरह होते हैं या बायोलॉजी के अंदर भी कुछ केमिकल का उपयोग करते हैं अपने, तो कई बार क्या है कि आग जैसी कोई दुर्घटना हो जाती है, आग लग जाती है। तो आग लग जाने की स्थिति में बच्चों को तुरंत जो है शिक्षक को इसकी सूचना एक तो दे देनी चाहिए, दूसरी इसके अंदर आग को बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र जो लगा होता है प्रयोगशाला के अंदर उसका उपयोग करना चाहिए, उसकी सहायता से आग को बुझाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बच्चों को इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी भी होनी चाहिए कि अगर आग लग जाती है तो उसका जो है अपने समाधान कैसे निकाल सकते हैं। तो आग को बुझाने के लिए जैसे बालू या रेत वगैरह डाली जा सकती है आग के ऊपर, या जो CO2 गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस आग को जलाने में सहायक होती है और CO2 गैस आग को बुझाने में सहायक होती है। तो CO2 गैस जो होती है अग्निशमन की सहायता से उसका उपयोग करके भी अपने आग को बुझा सकते हैं, या बालू रेत उस आग के ऊपर डाल करके भी इसको अपने बुझा सकते हैं। या फिर कंबल वगैरह है वहाँ पे अगर उसकी व्यवस्था है तो कंबल की सहायता से भी हम उसको कंबल में लपेट करके भी आग को बुझाया जा सकता है। अगर किसी बच्चे के कपड़ों को आग लगी है तो अपने उसको तुरंत कंबल में अच्छे से लपेट करके भी आग को बुझा सकते हैं, या बालू रेत डाल करके या CO2 गैस का उपयोग करके। तो ये प्राथमिक उपचार में आ जाता है। अगर आग जो है वो बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी है, बिजली की तारों के अंदर घर्षण होने से लगी है, तो उस प्रकार की आग जो है उसके ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए बुझाने के लिए। तो वहाँ पे रेत का, बालू का, या अपने कह सकते हैं कि कंबल वगैरह का उपयोग अपने कर सकते हैं। तो ये प्राथमिक उपचार हो सकता है आग लगने पे, ठीक है। दूसरा है अपने पास बिजली का करंट लगना।
तो कई बार क्या होता है कि जैसे फिजिक्स की लैब के अंदर ज़्यादा सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, दूसरी लैब के अंदर भी सर्किट होते हैं, बल्ब वगैरह की ज़रूरत पड़ती है प्रकाश करने के लिए, पंखा चलाने के लिए भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का बिजली का करंट लग जाता है तो उसे अपने हाथों से नहीं साइड में करना है, उसको लकड़ी की सहायता से अलग करना है। अगर तार को भी अपने काटना है तो हाथों से पकड़ करके तार को नहीं काटा जाना चाहिए, उसको अपने लकड़ी के डंडे की सहायता से तार को भी अलग कर सकते हैं, या जिस व्यक्ति को लगी उसको भी डंडे की सहायता से उससे अपने सर्किट से अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य होगा, स्विच को अपने बंद कर देंगे, स्विच को बंद करके, और अगर अपने पास लकड़ी है तो स्विच को भी लकड़ी की सहायता से बंद करेंगे, फिर उसको अपने अलग कर लेंगे उससे, या जो तार है उसको लकड़ी की सहायता से अपने हटा देंगे। तो यह उसका प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। अगर आदमी बेहोश हो जाता है तो उसको अपने तुरंत चिकित्सालय में भर्ती करवा सकते हैं। तीसरा अपने पास आ जाता है चोट लगना। कई बार क्या होता है कि प्रयोगशाला के अंदर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, व्यक्ति को चोट लग जाती है, सॉरी बच्चों को चोट लग जाती है। तो अगर चोट लगने का मतलब मान लो कि कोई किसी उपकरण से कोई हाथ के अंदर कोई उंगली कट गई है, कोई हाथ कट गया है, नाखून पे चोट आ गई है, तो वो चोट के अंदर ही अपने उसको ले सकते हैं। अगर किसी प्रकार का घाव हो गया है, ठीक है ना, कोई शरीर का कोई भाग कट गया थोड़ा बहुत, तो उसमें फिर जो है ब्लड निकलता है बाहर, तो उसके लिए हम चोट लगने पे उसको टिंचर या आयोडीन होता है उसके अपने साफ करके वो लगा करके स्प्रिट वगैरह ऊपर, तो उसके ऊपर फिर अपने ट्यूब वगैरह जो आती है उसको लगा करके अपने उसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। अगर घाव ज़्यादा बड़ा हो तो उसको अपने फिर उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर ले जा करके भी उसका अपने उपचार करवा सकते हैं। तो ये चोट लगने के बाद है धमनी से रुधिर का स्त्राव या रुधिर स्त्राव। अब कई बार क्या होता है कि चोट लगने पे रुधिर का स्त्राव होने लग जाता है ज़्यादा, क्योंकि अपने शरीर के अंदर धमनी शिराएं होती हैं जो रुधिर वाहिनियाँ कहलाती हैं, जो पूरे शरीर में रक्त का स्त्राव करती हैं। ठीक है, तो अगर चोट लगने पे धमनी कट जाती है तो रुधिर का स्त्राव बंद नहीं होता है, रुधिर बहता है लगातार ज़्यादा। ठीक है, तो जल्दी से थक्का नहीं बनता है, रुधिर ज़्यादा बह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर धमनी से रक्त का स्त्राव हो रहा है तो उस जिस जगह से स्त्राव हो रहा है वहाँ से जो है रुई से उसको दबा करके उसके ऊपर अच्छे से पट्टी लपेट देनी चाहिए, और फिर उसको जो प्राथमिक उपचार करने के बाद अपने चिकित्सालय के अंदर ले जाकर के उसका अच्छे से उपचार कर सकते हैं। अगर रक्त स्त्राव जो है बंद नहीं हो रहा है तो अपने जहाँ पे वो जो चोट लगी है उसके दोनों साइड से उस अंग को कस करके अपने बांध भी सकते हैं, ताकि जो है रक्त का प्रवाह है वो एक तरह से बंद हो जाए। बंद हो जाने के बाद उसको हॉस्पिटल जाके उसको अपने अच्छे से उपचार कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास है आँख में चोट। कई बार बच्चों को प्रयोगात्मक कार्य करते समय आँख में भी चोट लग सकती है। तो आँख अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, नाजुक अंग है, इसमें हल्की सी चोट से भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आँख के अंदर कोई लकड़ी का या लोहे का या केमिकल का कोई अंदर पार्ट चला जाता है अपनी आँख के, तो अपने को समस्या पैदा हो सकती है। तो अगर अपनी आँख के अंदर किसी प्रकार की कोई कण चला गया, कोई केमिकल चला गया, तो उसको आँख को शुद्ध पानी से छींटे मार करके अच्छे से धोना चाहिए 2-4 बार। अपने जब गर्म पानी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि गर्म पानी से भी आँखें खराब हो जाती हैं, तो ठंडा पानी होना चाहिए। ठंडे पानी के जब अपने छींटे मारेंगे आँख के ऊपर तो उसके अंदर जो पार्टिकल गए हैं मिट्टी के, धूल के या किसी केमिकल के, तो वो उससे बाहर आ जाएंगे। रुमाल से भी इसके अपने आँख को सावधानी से पूर्वक धीरे धीरे जो है उसको साफ कर करके इसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। अगर समस्या ज़्यादा हो तो अपने चिकित्सालय में ले जा करके भी इसका उपचार करवा सकते हैं। फिर है गर्म द्रव से जलना। गर्म केमिकल हो सकता है जिससे जो है अपनी त्वचा जल सकती है, या अपना कोई जो है शरीर का अंग जल सकता है। तो अगर कोई अंग अपने शरीर का जल गया या त्वचा जल गई है तो इस जले हुए भाग को सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त घोल से हल्के हल्के धोना चाहिए, जिससे वो जो है जली हुई त्वचा ज़्यादा खराब नहीं होती है और जलन कम हो जाती है। तो इसके लिए सामान्यतः जली हुई त्वचा के लिए जो उपयोग किया जाने वाला रसायन है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन में अपने जले हुए भाग को अच्छे से धोना चाहिए, तो जिससे जो है ये प्राथमिक उपचार इसका हो सकता है। अगर समस्या ज़्यादा हो तो अपने चिकित्सालय के अंदर भी इसका उपचार करवा सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कि अपने पास शुष्क जलन। शुष्क जलन समझ गए होंगे आप कि अगर अपने को किसी चीज़ की भाप वगैरह लग जाती है या कोई गर्म वस्तु के पास अपना हाथ वगैरह कोई अंग चला जाता है तो अपने शरीर के अंग
उस अंग में जलन पैदा होती है। तो अगर इस प्रकार की शुष्क जलन होती है तो इसके ऊपर अपने उस स्थान के ऊपर या संघ के ऊपर जिंक ऑक्साइड जो है उसकी मरहम लगानी चाहिए, जिंक ऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अगर जल गया है तो उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर शुष्क जलन हो रही है तो इसके लिए जिंक ऑक्साइड का जो है मरहम लगाना चाहिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के संतृप्त विलयन जो है उसके अंदर रुई को भिगो करके भी अपने इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो दोनों इसके लिए कारगर हैं। तो ये दोनों का प्राथमिक उपचार अपने करने का मतलब कर सकते हैं, शुष्क जलन का भी और गर्म जलन से जलन। इसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके लिए जिंक ऑक्साइड है। और शुष्क जलन में भी अपने सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग रुई को भिगो करके इसके ऊपर लगा करके कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास अगला जाता है विषाक्तता। विषाक्तता जैसे अपने नॉर्मल भाषा में बात करें तो एक फूड पॉइजनिंग होती है, भोजन विषाक्तता हो जाती है। भी अपने कई बार खाना खाते हैं तो अपने शरीर में उस खाने से जहर बढ़ जाती है, उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं, विषाक्तता, खाद्य विषाक्तता। ऐसे ही प्रैक्टिकल वर्क करते समय भी विषाक्तता जो है वो हो सकती है। मान लो कि कोई जहरीली वस्तु या कोई केमिकल ऐसा है जो जहरीला है वो अपने शरीर के अंदर या मुंह के अंदर चला गया है तो उसको अपने कहते हैं विषाक्तता। अब अगर कोई जहरीला केमिकल अपने मुंह में या अपने शरीर के अंदर चला गया है तो पहली बात तो उसको थूक करके मुंह से बाहर निकाल देना चाहिए, साफ पानी से कुरला करना चाहिए। मुंह में अगर एसिड वाली कोई चीज़ चली गई है तो उसके लिए फिर सोडियम बाइकार्बोनेट से मुंह को साफ कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर एसिड वाली कोई तेजाब वाली मान लो कि अमल वाली कोई चीज़ मुंह में चली गई है, थूक करके ठंडे पानी से कुरला करके सोडियम बाइकार्बोनेट से भी कुरला कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, वो उस अमल के प्रभाव को खत्म कर देगा। ठीक है, क्योंकि क्षार जो होते हैं वो अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो अपने सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग यहाँ पे मुंह को साफ करने में भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एसिड अपने शरीर में या मुंह में ज़्यादा चला गया तो कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो अपने शरीर के अंदर अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं। क्योंकि हमारे आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर एसिड बनता है, HCl, कई बार वो ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो उसको अपने एसिडिटी कहते हैं। तो उसके उपचार के लिए फिर हम प्रतिअम्ल औषधियाँ उपयोग करते हैं। उसमें जैसे होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी जिसको कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो वो उन्हीं औषधियों का उपयोग अपने यहाँ भी कर सकते हैं। अगर एसिड वगैरह अपने मुँह में चला गया है तो उसको दासन करने के लिए प्रतिअम्ल औषधियाँ होती है जो, ठीक है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो सकता है, इनो भी आते हैं, इनो का उपयोग भी अपने कर सकते हैं, वो प्राथमिक उपचार के अंदर आ जाएगा। तो इसके उपयोग से अपने जो है इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद इसका अगला पॉइंट है अपने पास मूर्छा। मूर्छा का मतलब होता है कि आदमी जो है बेहोश हो जाता है कई बार। मान लो कि कोई गैस अपने नाक के अंदर या मुंह में चलेगी, जहरीली गैस चलेगी है, या कोई ऐसी स्मेल आ गई है जिसके कारण आदमी जो है बेहोश या मूर्छा में हो सकता है। तो उस आदमी को जो मूर्छा में चला गया है, खुले वातावरण में, प्रयोगशाला से बाहर ले जाकर खुले वातावरण में इसको लिटाना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ज़्यादा भीड़ नहीं करनी चाहिए। भीड़ अगर करेंगे तो वो आदमी जो उसकी मूर्छा लंबे समय तक चल सकती है। खुले स्थान पे जहाँ पे भीड़ ना, उसको बाहर ले जाके और उसके कपड़े जो उसके बटन वगैरह थोड़े खोल देने चाहिए, खुलापन उसके शरीर को लगे। और अगर ज़्यादा समय तक मूर्छा रहे तो अपने कृत्रिम श्वसन भी उसको थोड़े समय के लिए दे सकते हैं। तो ये उसका प्राथमिक उपचार अपने इसके लिए कर सकते हैं। फिर उसके मुँह के ऊपर पानी के छींटे भी मारे जा सकते हैं। फिर उसको अपने घुटनों के बल बैठा करके भी उसको अपने मूर्छा से बाहर लाने की कोशिश कर सकते हैं। घुटनों के बीच सिर रखकर उस आदमी को बैठा देना चाहिए, उस बच्चे को बैठा देना चाहिए। ठीक है, और साल्ट सुगाने का उसको प्रयास करना चाहिए। साल्ट वगैरह जैसे नमक वगैरह होता है, ये हो सकता है। और उसको घुटनों के बल बिठा करके गर्दन उसके नीचे कर देनी चाहिए और मुंह के ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए। फिर उसको होश आने पर कोई गर्म पेय या चाय या कॉफ़ी पिलानी चाहिए। गर्म वस्तु जो है अपने उसको पिला सकते हैं। अगर आदमी को मूर्छा आ गई है, मूर्छा से जब वो होश में आ जाता है तो उसको गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय हो सकता है, कॉफ़ी हो सकता है, ऐसी चीज़ पिलानी चाहिए। ठंडी चीज़ एक बार नहीं पिलानी चाहिए। इसके बाद अगर बेहोश है आदमी तो उसको पीठ के बल लिटाकर स्मेलिंग साल्ट सुगाना चाहिए, या फिर उसको अपने कह सकते हैं कुछ समय के लिए होश में आने के बाद अकेले छोड़ करके उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, ताकि वो अपने शरीर को अच्छे से संतुलित कर पाए। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है कान में परेशानी हो सकती है। अगर अपने कान के अंदर कोई किसी प्रकार की कह सकते हैं भी केमिकल चला गया, कोई पार्टिकल चला गया किसी पदार्थ का, तो अपने कान के अंदर उससे पीड़ा होने लगी है, या कोई बहुत ज़्यादा तेज ध्वनि भी अपने कान में चली जाती है, जो भी अपने कान में पीड़ा होने लग जाती है।
अगर कान में कोई ऐसा पदार्थ या कीड़ा या कुछ चला गया तो उसमें जैतून या गिरी के तेल की कुछ बूंदें डाल देनी चाहिए। जैतून का तेल आता है या गिरी का तेल आता है बाजार में, तो उस तेल की कुछ बूंदें अपने को कान के अंदर डाल देनी चाहिए। तो जिससे क्या होगा, कान के अंदर कोई अगर कीड़ा चला गया या कोई पदार्थ पार्टिकल चला गया तो वो जो है उसके अंदर नष्ट होकर के अपने कान से वापस बाहर आ सकते हैं, उसको अपने आसानी से निकाल सकते हैं। अगर गंभीर समस्या पैदा हो रही है, अपने को लग रहा है समस्या बढ़ रही है, तो अपने इसको जो इसका विशेषज्ञ है कान का उसके पास ले जाके भी इसका अपने उपचार कर सकते हैं। इसके बाद है पेट में परेशानी। अगर बच्चे जो प्रयोगात्मक कार्य कर रहे हैं तो किसी बच्चे के पेट में कोई परेशानी हो सकती है, क्योंकि प्रयोगशाला के अंदर जो है कुछ गैसें भी हो सकती हैं, या गर्मी ज़्यादा होने की वजह से या फूड पॉइजनिंग होने की वजह से बच्चे के पेट में किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। ठीक है, तो अगर किसी प्रकार की कोई हानिकारक केमिकल या कोई वस्तु है वो भी बच्चे के मुंह की सहायता से थोड़े पेट में चली जाती है तो उसके पेट में समस्या पैदा हो सकती है। तो उस बच्चे को जो है प्रयोगशाला से बाहर ले जाकर बैठाना चाहिए कुछ समय के लिए, और उसके भोजन के रूप में सूखी चीज़ें ही खाने को दी जानी चाहिए, ताकि उसको जो दस्त लगेंगे तो उसके शरीर से जो है वो हानिकारक पदार्थ है वो बाहर निकल जाएगा। अगर ज़्यादा समस्या लगे तो उसको अपने डॉक्टर के पास भी ले जा सकते हैं। तो ये अपने पास पॉइंट थे, प्राथमिक उपचार कैसे करने अगर कोई अपने को दुर्घटना हो गई है। तो ये 2 पॉइंट अपने डिस्कस कर लिए जीव विज्ञान प्रयोगशाला के, कि प्रायोगिक कार्य की व्यवस्था एक निर्देशन था, फिर सामान्य दुर्घटनाएं प्राथमिक उपचार था। इसके अंदर हमने ये पॉइंट किए सारे, आप लोग अच्छे से देख लो एक बार इन पॉइंटों को। तो यहाँ पर अपनी जो है जीव विज्ञान प्रयोगशाला जो है ये लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर अपने प्रयोगशाला के अंदर जो टॉपिक आपको बता दूं पढ़ लिए थे, एक तो जीव विज्ञान प्रयोगशाला की अपनी परिभाषा वगैरह पढ़ी थी, फिर इसके अंदर अपने पढ़ा था 2 प्रकार थे जीव विज्ञान प्रयोगशाला के, एक तो मिश्रित कक्ष वाली प्रयोगशाला थी और एक भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला थी। फिर हमने उसका संगठन पढ़ा था, उसमें अपने पढ़ा था भी प्रयोगशाला जो है उसकी विशेषता क्या होती है, उसमें खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान जो भी अरेंजमेंट था वो सारा कुछ अपने इसके अंदर पढ़ा था। फिर अपने इसके अंदर प्रयोगात्मक कार्य जो है वो कैसे करवाया जाएगा, उसमें कौन कौन से सावधानियाँ रखी जाएंगी। फिर हमने ये पढ़ लिया इसमें निर्देशन क्या किया जाएगा। अब इसके बाद हमने पढ़ लिया इसमें प्राथमिक उपचार जो है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें उसका अपने प्राथमिक उपचार है वो कैसे कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट बात आ जाती है इसमें कि प्रयोगात्मक कार्य का महत्व। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, प्रयोगात्मक कार्य जो इसके बारे में आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर बच्चे को कक्ष में कोई विषय वस्तु पढ़ाई जाती है और बच्चा उसको अपने दैनिक जीवन में उतने अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाता, अगर उसी को वही विषय वस्तु के बारे में प्रयोगशाला के अंदर ले जाकर के बताया जा सकता है। तो प्रयोगात्मक कार्य जो है बच्चे के जीवन में उसको अप्लाई करने को सिखाता है भी, वो अपने जीवन में इसको लागू कैसे कर सकते हैं। प्रयोगात्मक कार्य के द्वारा बच्चा जो ज्ञान सीखता है वो स्थायी होता है, लंबे समय तक उसके मस्तिष्क में रहता है, उसमें तर्क करने की क्षमता आती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, और वो समय कार्य करने या समय करके सीखने के सूत्र का जो है उपयोग करने लगता है। प्रयोगात्मक कार्य में बच्चे में समय कार्य करने की क्षमता आती है। ठीक है, और उसमें जो है सजीवता आती है शिक्षण के अंदर, उसकी शिक्षण में रुचि बढ़ती है, जिज्ञासा बढ़ती है विज्ञान के प्रति, नए नए प्रयोगात्मक कार्य जो हो रहे हैं उनके प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। तो ये प्रयोगात्मक कार्य का महत्व होता है। ये जीव विज्ञान प्रयोगशाला अपनी कंप्लीट हो गई है टॉपिक। इसके अंदर इससे पहले अपने 2 वीडियो इसके बना चुके हैं, तो टोटल ये 3 वीडियो आप अच्छे से देख लेना जीव विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में। किसी को कोई समस्या हो किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।